नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका न्यूज रूम लाइव में। आज दिन भर की हर बड़ी खबर तो हम इसमें आपको दिखाएंगे, लेकिन झारखंड के दुमका जैसी ही वारदात दिल्ली में हुई। दिल्ली में अंकिता नाम की लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो दिल्ली के संगम विहार में एक लड़की ने एक लड़के से सिर्फ बात करना बंद कर दिया तो उस लड़के ने लेकिन आशु, अच्छी बात यह रही कि इस बच्ची की जान बच गई। बिल्कुल, सबसे अच्छी बात यही है। नमस्कार आप सभी दर्शकों को, मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। इस बुलेटिन में बात डी गैंग की भी करेंगे, डी कंपनी की बात करेंगे। कैसे डी कंपनी के यानी कि दाऊद के गुर्गों के पकड़ने के लिए, सुपर बॉसेस को पकड़ने के लिए एनआईए ने इनामों की बारिश कर दी है। पूरी खबर विस्तार से आप सभी तक हम पहुंचाने वाले हैं, लेकिन आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं अर्पिता का। थैंक यू आशुतोष। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता और आपको बताएंगे कि आखिरकार बीजेपी और आम आदमी पार्टी क्यों एक बार फिर से आमने सामने है, क्यों बीजेपी कर रही प्रदर्शन। विस्तार से होगी इस पर नजर आगे न्यूज रूम लाइव में। शुभांकर। शुक्रिया अर्पिता। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभांकर। और उत्तर प्रदेश में मदरसों की सियासत जो है वो एक बार फिर से सुलग उठी है। योगी सरकार ने गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को लेकर जांच कमेटी बिठा दी और ये कहा है कि इनकी जांच की जाएगी। और इसको लेकर ओवैसी ने तीखे तंज कसे। ओवैसी की तरफ से कहा गया है कि ये छोटा एनआरसी है, योगी सरकार जानबूझकर ऐसा कर रही है, तुष्टीकरण की सियासत कर रही है, मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है और इसी वजह से इस सर्वे का ऐलान किया गया है। उधर सरकार का कहना है कि वो अभी भी उस थ्योरी पर हैं जहां पर एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप होना चाहिए। लेकिन ये पूरा मामला जो है अब ये बढ़ता जा रहा है। इस बीच आपको बता दें कि एक बड़ी खबर दिल्ली से भी आ रही है। दिल्ली में दुमका जैसी वारदात हुई। आपको याद होगा, वहां पर एक लड़की को जला दिया गया था। दिल्ली में एक लड़की गोली मारा गया है और इसके बाद अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी स्टेटमेंट सामने आया है। लेकिन फिलहाल दिल्ली संगम विहार को लेकर सियासत जो है वो काफी तेज हो गई है और उपराज्यपाल के घर पर कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के विधायक जाने वाले। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। संगम विहार में लड़की को मारने का ये पूरा मामला, अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है। तस्वीर देखिए, वो सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर लड़की को अरमान नाम के शख्स ने गोली मारी थी। 3 लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं। एलजी के घर आम आदमी पार्टी के विधायक जाने वाले हैं। ये फिलहाल बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। तो दिल्ली में दुमका जैसी घटना, यहां भी कहानी वही थी कि बातचीत बंद होती है, 6 महीने गैप होता और उसके बाद एक बर्बर हत्याकांड की कोशिश की जाती सईद, क्योंकि पुलिस ने भी कहा हत्या की कोशिश थी, लड़की की किस्मत थी, उसका भाग्य था कि गोली कंधे पे लगी, बच गई वो। बिल्कुल शुभांकर, लेकिन अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में बिगड़ती कानून व्यवस्था का ज्ञापन देने हम उपराज्यपाल के घर जाएंगे और संगम विहार की इस घटना को लेकर उपराज्यपाल के ऑफिस जाएंगे, क्योंकि दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति जो है वो बिगड़ रही है। दोपहर 2:30 बजे आम आदमी पार्टी के सभी विधायक जाएंगे। घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए ये कहा अरविंद केजरीवाल ने कि दिल्ली में कानून व्यवस्था बिगड़ रही है और इसलिए हम एक ज्ञापन देने जाएंगे उपराज्यपाल के घर। बेस्ट इलाज है, हम उसका बेस्ट इलाज कराएंगे और हम कोशिश करेंगे कि वो सही सलामत हो और जो दोषी हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। लेकिन दिल्ली के अंदर ओवरऑल बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर हम सब लोग चिंतित हैं। अभी 1-2 दिन पहले रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि पूरे देश में सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाओं के लिए दिल्ली मानी जा रही है। ये कोई अच्छी बात नहीं है। अगर हमारे देश की राजधानी सबसे असुरक्षित होगी महिलाओं के लिए तो ये अच्छी बात नहीं है। मैं एलजी साहब से और केंद्र सरकार से अपील करता हूं हाथ जोड़ के कि जो भी उचित कदम उठाने की जरूरत है वे उठाएं और हमसे जो भी मदद चाहिए हम करेंगे, हम उसमें पूरा सहयोग करेंगे। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आपने सुना और अब आशु, आम आदमी पार्टी के सभी विधायक जा रहे हैं उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के घर ज्ञापन देने। बिल्कुल, लेकिन इस बीच लड़की के पिता का क्या कुछ कहना है जानना जरूरी है। हमारे सहयोगी ने उनसे बातचीत की, इस दौरान वो काफी भावुक हो गए। आइए आपको हम उनकी प्रतिक्रिया सुनवाते हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए पीड़ित बच्ची के पिता मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। एक बात बताइए कि ये लड़का जिसका नाम अरमान और अमानत है, ये आपकी बेटी को कब से परेशान कर रहा है और आपको कब जानकारी मिली? लगभग 3-4 महीने पहले से वो मेरे बच्चे को परेशान कर रहा था। इसकी जानकारी हमें अभी 2 महीने पहले लगी थी, जुलाई के आसपास, जब उसने हमारे घर पे शीशा तोड़वाया, पत्थर चलवाया था।
जो शीशा आज भी टूटा पड़ा है, वहाँ पेपर लगा रखा है हमने, जिसकी शिकायत हमने अपने बीट हेड कांस्टेबल साहब को घर बुला के की थी। रिटर्न में नहीं दिया था, वर्बली किया था। एक पड़ोस से कैमरे से फुटेज भी निकाल के उनको दिया था कि जी ये है लड़का। अच्छा, वो खुद आया था, पत्थर उसने खुद चलाया था? किसने चलाया? नहीं, वो उसने किसी और लड़के से चलवाया था, जो उसकी वो एक एक्चुअली अकेला कभी नहीं घूमता था यहाँ गली में, उसके साथ और 2-3-4 नाम है क्या एग्जैक्टली? सर एग्जैक्टली तो मैंने जो सुना है अमानत अली सुना है। गली में वो उसे लोग अली के नाम से जानते थे कि अली भाई ऐसा लोग कहते थे। आवारागर्दी, स्कूल मुझे नहीं लगता कभी वो स्कूल की शक्ल भी देखी होगी उसने, क्योंकि आपने जब शिकायत दी पूरी अपने घर में बीट कांस्टेबल को बुला के, तो उन्होंने उस शिकायत पर, उस सीसीटीवी फुटेज पर कोई कार्रवाई की? आपसे उन्होंने खुद कहा कि लिख के दीजिए आप? नहीं, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने जब हमने उनसे शिकायत की, फुटेज दिया, उन्होंने कहा आप चिंता मत करो, मैं देखूंगा, आवारा है, मैं मारूंगा, पीटूंगा, समझाऊंगा, धमकाऊंगा, वो आगे से ऐसा कुछ नहीं करेगा आपके साथ। चूंकि एक पुलिस महकमे का आदमी, प्रशासन का आदमी ये अगर आश्वासन दे रहा है तो विश्वास करना बनता है हमारा। हम किसके पास जाएंगे? पुलिस से ना कहें तो किसको कहें? उस दौरान फिर उन्होंने पता नहीं क्या किया नहीं किया। अगर कुछ किया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता, आज जो हमारी बच्ची को गोली लगा। इस तरीके के सवाल उठाते हैं कि आखिरकार ये ऐसी मानसिकता के लोग किस तरीके से अंजाम दे जाते हैं, चाहे वो पिस्तौल हो, चाहे इतने बेखौफ होकर अंजाम दे जाना और फिर फरार हो जाना, ये हिम्मत कहां से जुटा पाते हैं? अब इसी एंगल पर देखिए आगे शुभांकर जांच भी होनी है। बिल्कुल। और एक और मामला है आज जिसको लेकर सियासत गरमाई हुई है, वो है यूपी में मदरसों के सर्वे को लेकर योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिए, जिसके बाद ओवैसी ने कटाक्ष किया है। ये कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति बीजेपी कर रही है, छोटा एनआरसी से करार दिया। असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर सर्वे को लेकर निशाना साधा है और ये कहा कि ये एक तरह का एनआरसी है। क्या कुछ कहा असदुद्दीन ओवैसी ने, हम आपको सुनवाते हैं। की सर्टिफिकेट रिकग्नाइज करती है, तो वो अगर खुद अपने मदरसे खोलकर चला रहे हैं, जैसे दारुल देवबंद है, मुबारकपुर में अशरफिया है, ऐसे कई बड़े मदरसे हैं, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट के प्राइवेट मदरसे हैं, जिनका ना सरकार से कुछ लेना देना है, ना सरकार उनको कुछ फंडिंग करती है। हाँ, जो मदरसा बोर्ड के तरह रिकग्नाइज्ड है वो सरकार से उसका ताल्लुक है, गवर्नमेंट से। इससे ये क्यों सर्वे क्यों करा रहे आप? मैं अगर मदरसा खोलता हूँ तो अपने इस्लामिक तौर तरीक़े उनको सिखाने के लिए, इस्लामी फ़िक़्ह सिखाने के लिए, उनको मौलाना बनाने के लिए, मुफ्ती बनाने के लिए, और स्टेट गवर्नमेंट से ताल्लुक़ ही नहीं है। और संविधान के आर्टिकल 30 के तहत मुझे एक फंडामेंटल राइट हासिल है कि मैं अपने मदरसे खोलूं, अपने पसंद के एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स खोलूं। इसमें सरकार क्यों मुदाखलत करेगी? आप सर्वे क्यों करना चाह रहे हैं? आपको इससे लेना देना क्या है? क्या आप उनकी तनख्वाह दे रहे हैं? जो मदरसा बोर्ड के तहत मदरसे हैं, उनकी तनख्वाह तो आप दे नहीं रहे हैं पिछले 4 साल से। ये मदरसे प्राइवेट मदरसे हैं, अनएडेड मदरसे हैं, और आर्टिकल 30 के तहत इसको कायम किया गया है। तो स्टेट गवर्नमेंट क्यों सर्वे करा रही है? आपको लेना देना क्या है? अब आप एक ऑर्डर जारी कर दीजिए ना कि अब आप मुसलमान मत रहिए, आप कुरान मत पढ़िए, नमाज मत पढ़िए, ऑर्डर जारी कर दीजिए। वही करना चाह रहे आप। ये सर्वे नहीं है बल्कि एक छोटा एनआरसी है ये। तो सरकार कह रही है कि मदरसों के विकास की बात है, ओवैसी कह रहे हैं आशुतोष की ये छोटा एनआरसी की तरफ एक बड़ा कदम। लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक राज्य मंत्री, कल्याण मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं। दानिश आजाद इनका नाम है, वो भी हम सुनवा देते हैं, जरा सुनिए उनकी प्रतिक्रिया। आज योगी सरकार में मदरसों को आधुनिकरण बनाया है। मदरसे का बच्चा दीनी तालीम के साथ साथ आधुनिक शिक्षा का भी ज्ञान लेकर जीवन में आगे बढ़ रहा है। इसी तरीके से अब इस सर्वे से हमारा मकसद ये है कि ऐसे कौन कौन से मदरसे हैं जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में चल रहे हैं, उसका सर्वे होना चाहिए, उसका डेटा गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, गवर्नमेंट के पास पूरी जानकारी होनी चाहिए। वहां पे सर्वे से हम ये पता लगाएंगे कि वहां पे वो कब से मदरसे चल रहे हैं, वहाँ कितने छात्र पढ़ रहे हैं, वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति क्या है, ताकि एक ओवरऑल हमारे पास एक डेटा हो, एक हमारे पास ओवरऑल सारी जानकारी हो, ताकि हम भविष्य की कोई भी योजनाएं जब बनाएं तो सारी जानकारी हमारे पास रहेगी, तभी बनाएंगे। इसके साथ साथ हमको एक्चुअल ग्राउंड रिपोर्ट भी गवर्नमेंट को मालूम होनी चाहिए।
और इस बीच आपको बता दें, बिहार में केसीआर का पहुंचना अपने आप में एक नई तरीके की राजनीति को जन्म दे रहा है। बीजेपी की तरफ से जहां हमला हो रहा है और ये कहा जा रहा है कि अब यहां पर दरअसल अब ये स्ट्रैटेजी बन रही है कि हिंदू मुक्त कैसे करना है। इन सब के बीच आपको बता दें, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें नीतीश कुमार भी थे और वो भी थे, और वहां क्या हुआ आपको सुनवाते हैं। वो प्रयास करेंगे। पटना में ये विपक्ष की जुगलबंदी की नई तस्वीर है। मंच पर नीतीश, केसीआर मौजूद हैं और इसी मौजूदगी के बीच केसीआर से 2024 की राजनीति पर सवाल होता है। वो प्रयास करेंगे। 2024 में जिनको हराने की बात कर रहे हैं, नहीं, मैंने कहा प्रयास करेंगे। जो लोग हमारे साथ मिलके आएंगे मिलके चलेंगे, जो नहीं आएंगे उनको छोड़ के चलेंगे। केसीआर के लिए इस सवाल का जवाब देना आसान नहीं था। वो थोड़े असहज हुए, लेकिन फिर भी संतुलित जवाब दिया। लेकिन नीतीश जैसे इस सवाल का सामना करने के लिए कतई तैयार नहीं थे। केसीआर जवाब देते रहे, नीतीश को बैठने के लिए कहते रहे, लेकिन नीतीश खड़े हो गए और जवाब टालते रहे। इसमें हराने की बात कर रहे हैं, उनके पास एक चेहरा है। चेहरे के सवाल पे आप कह रहे हैं कि हम बैठकर वार्तालाप करेंगे, उसमें चेहरा निकलेगा। बिल्कुल। क्या ऐसी स्थिति बनती है तो केसीआर साहब नीतीश कुमार जी का नाम प्रपोज करेंगे? ऐसा देखिए, मैं कौन होता हूँ? अब चलिए, मैं कहूँगा तो कोई विरोध करे। 50 मिनट हो गया। इस पूरे प्रक्रिया में कांग्रेस पार्टी की क्या भूमिका होगी? विपक्षी एकता में कांग्रेस पार्टी की। तेलंगाना में चुनाव है और केसीआर की नजर हैदराबाद में रहने वाले बिहारियों की आबादी पर है। लेकिन वो 2024 के लिए भी मोर्चाबंदी करने में लगे हैं, लेकिन उनका बिहार आना बीजेपी को बेहद अखर गया। देखिए, केसीआर ने पत्रकारों के उस प्रश्न का जवाब नहीं दिया कि क्या नीतीश कुमार विपक्ष के चेहरा होंगे। वो विपक्ष के चेहरा बनाने नहीं आए मोदी के गए, वो आए, जो नारा उन्होंने दिया, भाजपा मुक्त भारत। मैं कहता हूं कि केसीआर आए नीतीश कुमार को मूल मंत्र देने के लिए। हैदराबाद में जैसे सर तन से जुदा के जो आंदोलन चल रहे हैं, वो बिहार में भी कैसे हो, हिंदू मुक्त बिहार कैसे हो। यानी कि 2022 हो, 2023 या फिर 2024, राजनीति घूम फिर कर मजहब पर ही आ जा रही है। आज तक ब्यूरो। सुबह कानून मंत्री, दोपहर में गन्ना मंत्री, देर रात होते होते पूर्व मंत्री और आज पेशी पर पहुंचे कार्तिक कुमार ने आज मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, क्योंकि आरजेडी और तेजस्वी के साथ नीतीश कुमार की छवि को लेकर उनकी वजह से लोग सवाल खड़े कर रहे थे, इसलिए उन्होंने अपने आप को पदमुक्त कर दिया है। पूरी तरह बिहार में तो अब रबर स्टाम्प का सरकार चल रहा है। कोई सरकार नाम की चीज तो रह नहीं गई। नीतीश कुमार जी कई मंत्रियों से इस्तीफा लिए सिर्फ इसके नाम पर कि यहां चार्जशीटेड लोग मंत्री नहीं होंगे। दर्जन भर ऐसे मंत्री हैं जिसके ऊपर गंभीर आपराधिक मामले हैं, कोई हत्या में, कोई बलात्कार में, सारे मामले वाले लोग मिनिस्टर बने हुए। किसका नाम लूं? जो है सब वही है। अब नीतीश कुमार तो सिर्फ रबर स्टाम्प है, रफ्फू करके सरकार चला रहे हैं, सुई धागा लेके सरकार चला रहे हैं, बस इससे ज्यादा कोई रोल है नहीं। इस पर बोलना ही बेकार है कि बिहार में कोई कानून नाम की कोई चीज है। सत्ता में रहते हैं तो कानून का राज नजर आता है, और सत्ता से जब हटते हैं तो राजनीतिक वियोग में अनर्गल प्रलाप शुरू करते हैं। यह मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है और आपको इसकी चिंता भी नहीं करनी चाहिए। आपको चिंता अपने राजनीतिक जमीन का करना चाहिए कि आपके दल के नेता पर कार्रवाई होती थी तो आपकी जुबान खामोश क्यों हो जाती थी। और अभी तो आपको उदाहरण है, आप ही के दल के विधायक है ना जो राजनीतिक कंस के रूप में अवतरित हो गए। अब डूबते शहरों का दर्द। भयंकर बारिश और बाढ़ के कारण देश के कई राज्य परेशान हैं, लेकिन आशुतोष, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो भयंकर बाढ़ बारिश से परेशान है, फसलें बर्बाद हो रही हैं। बिल्कुल सही जी। और खासकर अगर वाराणसी की बात कर लें, गाजीपुर की बात कर लें, प्रयागराज की बात कर लें, तो ये शहर अभी बाढ़ और बारिश के दर्द से करा रहे हैं। वहाँ के लोग काफी परेशान हो रहे हैं और हजारों एकड़ की जो फसल है वो तबाह हो चुकी है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, 5 तस्वीरों को अभी आपके सामने हम रख रहे हैं और इससे जुड़ी हुई एक रिपोर्ट भी आपको हम पहुंचाएंगे।
उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक भारी बारिश ने लोगों को बेहाल कर रखा है। सबसे पहले हम उत्तर भारत के हालात देखते हैं। इन 3 तस्वीरों में आप बिहार, यूपी और मध्य प्रदेश के हालात देख सकते हैं। बिहार के हाजीपुर में गंगा के किनारे बसा इलाका बाढ़ में डूब रहा है, तो यूपी में वाराणसी से लेकर प्रयागराज और गाजीपुर तक में बाढ़ के हालात हैं। वहीं मध्य प्रदेश के विदिशा में पानी तो घट गया, लेकिन तबाही का मंजर अब भी साफ है। सबसे पहले बिहार चलते हैं। हाजीपुर के राघोपुर इलाके में गंगा का स्तर तेजी से बढ़ रहा है, लिहाजा सड़कें, दुकानें और मकान डूबने लगे हैं। बाढ़ और पानी से बचने के लिए इलाके के लोग घरों को छोड़कर ऊंची जगहों पर शरण ले रहे हैं। गंगा जी के पानी है, बरखा के पानी है, घर घर में पानी हो गया। बाल बच्चा के पकाने के दिक्कत है, से गैस ले जाते हैं, चूल्हा ले जाते हैं पका के खिलाने के लिए। कोई व्यवस्था नहीं है। दिक्कत तो है कि पानी घर घर में पैस गया है। लड़कन के रहे के कोई साधन नहीं है, ना डेंगी सरकार देते, ना कोई व्यवस्था है, ये ना है। बाल बच्चा के दुख है, गैस लेके जा रहे हैं, खाना न पका के लड़कन के खिलावे के लिए। उधर यूपी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एक्शन में हैं। बाढ़ की बर्बादी पर नजरें टिका रखी हैं। योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी और गाजीपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे, तो शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा में बाढ़ प्रभावित से हुई तबाही का जायजा लिया और लोगों से मुलाकात की। यही दिखा दे बेटा, जो दिखा दे। गेहूँ दिखाना चाहिए। एक भाई साहब ये मनोज बाबू का है, मालूम है ये वो तो दादा मालूम है। दिखा दो दिखा दो दिखा दो सर, वो तो सड़ गया। हाँ ठीक है। यूपी के गाजीपुर में सीएम योगी के दौरे के कुछ ही घंटों बाद एक बड़ा नाव हादसा हो गया। एक नाव बाढ़ की वजह से उफनती गंगा की लहरों में डूब गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। बाढ़ के वजह से हर साल परेशानी होती है और राज्य सरकार की ओर से भी योजनाएं हैं। राज्य सरकार अपने स्तर से मदद करती है और निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री जी भी लगातार इस तरह की घटनाओं को पे वो चौकन्ना है, वो देखते हैं और भारत सरकार के माध्यम से भी इस पर मदद। आप दक्षिण भारत चलते हैं और केरल की तस्वीरें देखते हैं। केरल के कोट्टायम में जोरदार बारिश हुई। बरसात का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। कई इलाकों में पानी जमा होने से लोगों की मुसीबतें दोगुनी हो गई। उधर तमिलनाडु के कई इलाकों में भी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी कर दी गई है। बेंगलुरु में भारी बारिश की चेतावनी के बाद सरकार और प्रशासन अलर्ट पर है। मुख्यमंत्री ने आला अधिकारियों के साथ बैठक की और हालात की जानकारी ली। आज तक ब्यूरो। तो बाढ़ और बारिश का सितम और कहर, लोग काफी परेशान हैं और ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये बारिश रुके, बाढ़ का प्रकोप रुके, क्योंकि जो जिंदगी है वो सामान्य पटरी पर लौट सके। अर्पिता। बिल्कुल आशुतोष, और देखिए ये स्थिति अलग अलग हिस्सों में हम आपको दिखा रहे हैं, देश में बनी हुई है। उत्तर प्रदेश का हाल भी कुछ ऐसा ही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद दौरा करने पहुंचे, उन इलाकों में नाव पर बैठ कर गए जहां पर स्थितियां बेकार होती चली जा रही है। मुआवजे का ऐलान, राशन वितरण, तमाम ऐसी चीजों का ऐलान भी योगी आदित्यनाथ ने वहां पहुंचने के बाद किया। बाढ़ से हालात बिगड़े तो सरकार ने खुद मोर्चा संभाल लिया। गाजीपुर के बाद योगी ने वाराणसी में ग्राउंड जीरो पर जाकर बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। वाराणसी के निचले इलाकों में पानी भरने से हजारों लोग प्रभावित हैं। योगी ने गंगा में कई किलोमीटर तक पानी में डूबे इलाकों को देखा। सीएम योगी ने अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश दिए। योगी बोले, संकट की घड़ी में सरकार आपके साथ है। पूरी सरकार और प्रशासन आपके साथ खड़ी है। ये आश्वस्त करने के लिए आज मैं आपके बीच में यहाँ पर स्वयं उपस्थित हुआ हूँ।
वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब कैंपों में भी पहुंचे जो बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए बनाए गए हैं। इन शिविरों में रह रहे बच्चों को मुख्यमंत्री ने चॉकलेट बांटे। मुख्यमंत्री ने बच्चों को चॉकलेट देते वक्त स्थानीय विधायक पर तंज भी कस दिया। बोले, विधायक तो आपको नहीं देता होगा। मुख्यमंत्री के तंज पर वहां मौजूद लोग ठहाके लगाकर हंस पड़े। किसी ने सफाई भी दी कि नहीं, सौरभ भाई तो रोज ही आते हैं। बड़ा ध्यान देते, सौरभ भाई डेली आते हैं, ये डेली अपने हाथ से आते हैं, इस बात पे सौरभ भाई। बाद में विधायक ने सफाई दी कि सीएम कुछ और बोल रहे थे। मीडिया के कैमरों ने कुछ और सुन लिया। नहीं, आपने गलत सुना। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बच्चे से कहा कि ये चॉकलेट लेके मैं आया हूँ, बाकी सामान विधायक जी देंगे। नदियों में उफान है, इंसान बेहाल है, मुश्किल में जिंदगी है, खेतों में पानी, हजारों एकड़ फसलें बर्बाद हैं। कुदरत के क्रोध के आगे हर आम और खास नतमस्तक नजर आ रहा है। इस समय यूपी के 1100 से ज्यादा गांव पानी का प्रकोप झेल रहे हैं। गाजीपुर में भी निचले इलाकों में पानी लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ा रहा है। गाजीपुर के 7000 परिवार सीधे तौर पर बाढ़ से बेहाल हैं। सीएम योगी ने कहा कि यूपी के पड़ोसी राज्यों की वजह से कुछ जिलों में हालात बिगड़े हैं। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में तो वैसे बारिश बहुत कम हुई है, एवरेज से भी कम हुई है, लेकिन यहां पर जो भी ये समस्या खड़ी हुई है, यह राजस्थान और मध्य प्रदेश से अतिरिक्त जल छोड़ने के कारण पैदा हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाढ़ पीड़ितों के लिए बनाए गए राहत शिविर में पहुंचे। राहत सामग्री बांटते हुए सीएम अपने विशेष अंदाज में बच्चों और लोगों से बात करते दिखे। स्कूल पढ़ती है? नहीं है तो कहाँ पढ़ती में भैंस घोष तो है ना, वो चॉकलेट है हमारा, खाओगे? इससे पहले इटावा में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया। स्वतंत्र देव सिंह ने बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटी और अधिकारियों को किसानों के नुकसान का आकलन करने के निर्देश दिए। यूपी के मिर्जापुर में भी बाढ़ से हालात बिगड़ते दिख रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए सैलाब मनोरंजन का जरिया लग रहा है। विंध्याचल का ओझला पुल स्टंटबाजों का अड्डा बन गया है। यहाँ लड़के अपनी जान जोखिम में डालकर करीब 30 फुट ऊंचे पुल से छलांग लगाते कैमरे में कैद हो गए। वहीं राजापुर रानीबारी इलाके में बाढ़ की वजह से खेतों में लगे हाई टेंशन लाइन के टावर से भी बच्चे कूदते नजर आए। पुलिस स्टंटबाजों पर नकेल कसने की तैयारी कर रही। वाराणसी से समर श्रीवास्तव, विनय कुमार सिंह, गाजीपुर, आज तक। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।